अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फेज स्पेस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। मैं आपको इसकी बहुत सी इजी सी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सो बच्चे, सबसे पहले जो टर्म हमारे पास इस हेडिंग में लिखी हुई है वो है फेज। अब फेज कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की डेवलपिंग स्टेज को, मीन्स कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम को हम ग्राफ के थ्रू शो करवा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो ये देखें, ये उसकी डेवलपिंग स्टेज है कि सिस्टम पहले इस स्टेज पे था, फिर इस स्टेज पे आया और अब इस स्टेज पे आ गया। ये इसकी फेज़ है, सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने बात की है फेज़ की। अब हम बात कर लेते हैं जी फेज स्पेस क्या होता है। तो फेज स्पेस कहते हैं ऑल पॉसिबल स्टेट्स इन स्पेस, के किसी स्पेस में किसी सिस्टम की जो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं उसको हम कहते हैं कि वो क्या होता है हमारे पास फेज स्पेस। अब उसको हमने किसी फेज स्पेस को डिस्क्राइब करना, और वो फेज स्पेस किसका, किसी फिजिकल सिस्टम का। फिजिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मैक्रो लेवल पे होता है, जिसमें कोई इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं बल्कि कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं फेज स्पेस डिस्क्रिप्शन को। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोमेंटम है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। ठीक है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन पोजीशन ऑफ अ सिस्टम इन स्पेस। किसी स्पेस में मतलब कि कोई भी कह लें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस मतलब स्पेस में हम किसी सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन करें, उसकी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, वो कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकता है जिसमें हम पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम यूजुअली क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को, जिसमें को हम लेते हैं एक्स, वाई और जी एक्सिस, या हम इसको मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट को लेते हैं पी एक्स, वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट को पी वाई, एंड जी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं पी जी। ये हमारे पास आ जाता है ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये आ जाता है जी हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं उनके जो नंबर होते हैं, उनकी तादाद जो होती है, ठीक है, वो जो है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, अगर हमें क्लासिकल फिजिक्स में कहा जाता ना कि कोई सिस्टम है, आपने उसकी स्टेट को फाइंड आउट करना है, तो क्लासिकल फिजिक्स में सिंपली हम फाइंड करते थे किसी भी सिस्टम की स्टेट को उसके पोजीशन एंड मोमेंटम के कोऑर्डिनेट से। अब देखें पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था बनाकर कि एक्स वाई और जी कितने कंपोनेंट हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब देखें, आप ये सपोज करें कि कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई एक पार्टिकल है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स वाई और जी, मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स, कोई 3 डायमेंशनल, ये मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, कोई समझने, कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई पार्टिकल को मैं शो कर रही हूँ, एक सिंगल पार्टिकल को। तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक पार्टिकल की कितनी आएंगी, 3। लाइकवाइज अगर मैं किसी मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट कर रही हूँ किसी पार्टिकल को, तो उसकी भी 3 डायमेंशनल में, तो उसकी भी कितनी आएंगी, 3। ठीक है, ये बात आपको आगे हेल्पफुल होगी और आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो कहता है कि हम क्लासिकली क्या करते थे, द स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट। किसी भी वक्त पर हम उसके पोजीशन मोमेंटम से उसको पता चला लेते थे। बताइए ये 6 कंपोनेंट हुए, 6 ही हुए ना, 3 पोजीशन के एक्स वाई और जी, और मोमेंटम के 3 पी एक्स पी वाई एंड पी जी। ये 6 कंपोनेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज़ वो करते हैं एक एटम का फेज बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एटम के बारे में ही बताया है कि एक एटम जो है, अगर मैं क्या करूँ, इनको किसी एक एटम को पोजीशन एंड मोमेंटम फेज दोनों में ले लूँ, पोजीशन में भी ले लूँ और मोमेंटम में भी ले लूँ, इट मीन्स कि इसके 3 + 3 कंपोनेंट्स होंगे, मीन्स हमारे पास क्या हुई, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। मतलब कि उसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। हम क्या करते हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम से उस एटम की
फेज को स्पैन कर सकते हैं। तो n एटम होंगे, ऑब्वियसली अगर एक एटम है तो उसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर n एटम होंगे तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 6n। ठीक है, n एटम डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 6n एंड फेज स्पेस इज 6n डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनर्जी की और हैमिल्टोनियन की। ठीक है, अपने याद रखना है कि एनर्जी को हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, और जिसको हम ये वाले फॉर्मूले से ले रहे हैं कि E इज़ इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m, और पी स्केयर मतलब कि मोमेंटम का स्केयर है ये, उसको अलॉन्ग एक्स वाई और जी कंपोनेंट तीनों के साथ लेंगे तो वो पी एक्स पी वाई और पी जी आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो एनर्जी ली है वो हमने ई आई ली है और उसको समेशन में शो कराया हुआ आई इज इक्वल टू 1 से n, तो आई जो है वो पी एक्स आई के साथ पी वाई आई और पी जी आई आएगा। ठीक है, देखते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विच हैज़ कोऑर्डिनेट्स विद इन द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, मतलब उसके वॉल्यूम में जो फेज स्पेस के वॉल्यूम में जो कोऑर्डिनेट्स की काइनेटिक एनर्जी है वो होगी हमारे पास कुछ इस फॉर्मूले से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता दी थी। नेक्स्ट वो कहते हैं अगर हम मोशन ऑफ पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी की बजाय हम चाहते हैं कि हैमिल्टोनियन से लिया जाए, तो हमें पता है हैमिल्टोनियन में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उसका कोई पोटेंशियल आ जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो कहते हैं एच इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग हमने नहीं ली। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट उसकी इंटर एटॉमिक पोटेंशियल ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने क्या कहा, समेशन में आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। इसकी एक रीज़न है, अगर हम आई इज़ नॉट इक्वल टू जे ना करेंगे तो यहाँ पर क्यू जे माइनस क्यू जे, यहाँ पर ये टर्म कैंसलाइज हो जाएगी और वही हमारे पास एनर्जी की टर्म आ जाएगी, लेकिन हमने हैमिल्टोनियन वाली टर्म लेनी है तो इसीलिए हमने ये काम किया। वो कहते हैं हेयर वी आर इज इंटर एटॉमिक पोटेंशियल, द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से पढ़ी थी, तो हमने कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि जो मोमेंटम का कोऑर्डिनेट्स है उसको हम पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू आई डॉट को कुछ इस तरह से। फ़र्क क्या है कि अगर हम मोमेंटम का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन के कोऑर्डिनेट के साथ, और अगर हम पोजीशन का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो उसके हैमिल्टोनियन को हम मोमेंटम के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में एक माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब सिंपली क्या है, क्या कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टाइम इंडिपेंडेंट फोर्सेस ना हो तो हैमिल्टोनियन किसके इक्वल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के। मींस अगर हमारे पास ये वाली टर्म ना हो, ये वाली जो टर्म है, ये जो बॉक्स में टर्म है ये ना हो जो कि टाइम डिपेंडेंट है, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने ये देखा था पिछले सेक्शन के अंदर कि जब हमने फेज स्पेस की बात करनी होती है तो हम क्लासिकली उसको पोजीशन और मोमेंटम स्पेस के से डिफाइन करते, तो इट मीन्स कि हमें फेज स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजीशन और मोमेंटम स्पेस का पता होना चाहिए। अब पोजीशन है, पोजीशन स्पेस मैंने आपको कहा था कि आपने ये बात याद रखनी है कि कंसीडर करें आपके पास कोई सिस्टम है, वो स्टैटिक है। सिस्टम स्टैटिक होने का मतलब है कि वो रेस्ट पर है और उसके n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर सिस्टम स्टैटिक है तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में रेस्ट पे होंगे, फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, स्पेस में मैंने यहाँ पर आपको जो पहले समझाया था कि अगर मैंने यहाँ पर आपको पोजीशन स्पेस की बात करी थी जिसमें मैंने एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, 3 डायमेंशन में, और उसको एक्स वाई और जी से स्पेसिफाई किया था। लाइकवाइज यहाँ पर भी हम किसी पार्टिकल को 3 डायमेंशन में हम जब शो कराएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, वी मस्ट नो 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे पास क्या हैं, एक्स वाई एंड जी। अब पीछे वाली वही बात है, अगर n पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसको जैसे पीछे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमने पोजीशन और मोमेंटम स्पेस दोनों यूज़ करी थी पोजीशन, तो तब हमारे पास अगर एक एटम था तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही थी 6, लेकिन अगर हमारे पास n एटम्स हो जाते तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही थी 6n। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई और जी, और एक एटम के लिए। तो अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स ले तो उनके लिए क्या आ जाएगी 3n। तो नॉलेज ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स में गिव करती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सच अ स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जो रेस्ट पे है।
इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। वो क्या है, द 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच लोकेशन ऑफ पार्टिकल, के पार्टिकल की जो लोकेशन है कि वो कहाँ पर वाक़या है, इस कम्प्लीटली गिवन बाय 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हम उसको देते हैं, जिसको हम कहते हैं पोजीशन स्पेस। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो एक्स वाई और जी है उसका सिंपली आप डेरिवेटिव ले लोगे, तो ये हमारे पास होगा पोजीशन स्पेस। और मोमेंटम स्पेस में सिंपली क्या चेंजेस आएंगी, आप एक्स वाई जी की जगह क्या लोगे, हमने मोमेंटम स्पेस में क्या लिया था, पी एक्स पी वाई और पी जी, पी एक्स पी वाई और पी जी लिया था हमने मोमेंटम स्पेस में। ठीक है, तो एक्स वाई और जी की जगह क्या आ जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जी। बाकी 3 डायमेंशनल स्पेस की बात होगी उसके 3n ही आएगा। ठीक है, बाकी हम मोमेंटम स्पेस को मोमेंटम के कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जी वॉल्यूम आ जाएगा। देखते हैं हम, वो कहता है मोमेंटम स्पेस इफ सिस्टम इज़ डायनामिक। सिर्फ फ़र्क क्या चीज़ आ रही है कि सिस्टम हमारा स्टैटिक नहीं है जैसा पोजीशन स्पेस में था, हमारा सिस्टम डायनामिक है, हरकत में है, मुतहर्रिक है। ठीक है, इट्स पार्टिकल मूव अबाउट विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ एंड हैंस पोजेसेस मोमेंटा। पार्टिकल जब मूव करते हैं, पार्टिकल्स का ऑब्वियसली कुछ मैस होता है, जब किसी चीज़ का मैस होता है तो और वो मूव करे तो उनकी कोई वेलोसिटी भी होती है। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। एक्स कंपोनेंट के साथ मोमेंटम लेंगे तो पी एक्स आ जाएगा और उसको एम बी एक्स के साथ कर देंगे। मतलब इफ़ सिस्टम इज़ डायनेमिक इट्स पार्टिकल मूव अबाउट with different velocities and hence possesses momenta. ठीक है, a complete specification of the system cannot be described in terms of position coordinates only. अब सिस्टम स्टैटिक रहा ही नहीं है जब, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि पोजीशन स्पेस को हम सिर्फ स्टैटिक सिस्टम के लिए यूज़ करें। अब हमारे पास सिस्टम स्टैटिक रहा ही नहीं है तो तब हम पोजीशन स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक नई स्पेस यूज़ करेंगे जिसको हमने मोमेंटम स्पेस का नाम दिया, और ये किसके लिए होती है, डायनेमिक सिस्टम के लिए। ठीक है, पी एक्स एम वी एक्स के इक्वल होता है, पी वाई वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग ले रहे हैं तो एम वी वाई, जी के साथ ले रहे हैं तो एम वी जी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पेस इन विच आ सिस्टम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। 3 मोमेंटम का कोऑर्डिनेट से अगर कोई सिस्टम को हम स्पेसिफाई करें उसको हम कहते हैं मोमेंटम स्पेस, और उसका वॉल्यूम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, पी एक्स पी वाई और पी जी का तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब फेज स्पेस क्या होगी, मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस का कॉम्बो, मतलब कॉम्बिनेशन। मतलब कि हमारे पास क्या है जी, अगर एक्स वाई और जी ये तीनों जो हैं, अगर हमारे पास पोजीशन स्पेस है, ठीक है, और पी एक्स पी वाई और पी जी ये हैं हमारे पास मोमेंटम स्पेस। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम कॉम्बो कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स वाई जी पी एक्स पी वाई और पी जी, टोटल 6 कंपोनेंट आ जाते हैं। कितने कंपोनेंट्स आ जाते हैं, टोटल 6 कंपोनेंट्स। अब जब हमारे पास टोटली 6 कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो अब क्या होगा, इनके कॉम्बो में हम एक एटम को 6 डायमेंशन में हम उसको स्पेसिफाई करेंगे 6 कोऑर्डिनेट से, 3 मोमेंटम के और 3 पोजीशन के। और अगर n नंबर ऑफ एटम होंगे तो इनकी डिग्री फ्रीडम क्या हो जाएगी, 6n रादर देन 3n। ठीक है, तब देखते हैं थ्योरेटिकली क्या लिखना है हमने। तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। यहाँ पर पोजीशन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स 3 कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम स्पेस के कोऑर्डिनेट्स 3, दोनों का सम करा तो 6 आ गया। इस कॉल फेज स्पेस। होता है फेज स्पेस हैज़ 6 डायमेंशन। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फेज स्पेस हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी px, py and pz. If there are n particles, the knowledge of 6n gives complete information of dynamic system. सिस्टम क्या है, डायनेमिक है। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन स्पेस से हम क्या करते हैं, किसी भी स्टैटिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसके वॉल्यूम एलिमेंट क्या होंगे, इसका एक्स वाई और जी का डेरिवेटिव और इन तीनों का डेरिवेटिव इकट्ठा कर देंगे हम। ठीक है, तो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जी और डी एक्स डी वाई डी जी। अब वो बच्चे फेज स्पेस को जब हम डिस्कस करते हैं ना तो हमारे पास 2 स्पेस और आती हैं जिसको हम कहते हैं म्यू स्पेस और गैमा स्पेस। दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, बस तो
डिफरेंस बस ये है कि म्यू स्पेस में हम 6 एंड डायमेंशन में कोई एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना गैमा स्पेस की, तो हम 6 एंड डायमेंशन में पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स के साथ किसी एटॉमिक सिस्टम नहीं, किसी ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, म्यू स्पेस की तरफ। कहते हैं द स्टेट ऑफ एटॉमिक सिस्टम, किसी एटॉमिक सिस्टम किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की किसी माइक्रो पार्टिकल की स्टेट को स्पेसिफाई करे, स्टेट ऑफ ईच एटम। ठीक है, हर एटम की स्टेट को, किसी एटॉमिक सिस्टम है, कोई एटम से मिलकर बना हुआ सिस्टम है वो मैक्रो ही लेवल का, मतलब वो बड़ा ही सिस्टम है, लेकिन वो ऐसा कोई इतना बड़ा भी नहीं है। ठीक है, इन 6 डायमेंशनल फेस स्पेस ऑफ सिंगल एटम or molecule spanned by p r position and momentum coordinates can be represented by space, इसको हम कहते हैं म्यू स्पेस। अगर हमारे पास 19 पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो करे हुए हैं, कि अगर हमारे पास इतने 19 पॉइंट्स हैं जिनको हमने पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो क्या होगा, एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल को, मतलब एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जो म्यू है ना, म्यू का मतलब होता है, म्यू स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल एंड सिस्टम। देखें यहाँ पर, देखें द स्टेट ऑफ एटॉमिक सिस्टम स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ ईच एटम इन 6 डायमेंशनल स्पेस ऑफ अ सिंगल एटम या मॉलिक्यूल स्पैन्ड बाय पी आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेस कॉल्ड म्यू स्पेस। ठीक है, वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल एंड सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, मतलब इतने उसके पॉइंट्स है बिल्कुल जैसे ये डायग्राम में शो करा दिया गया। एज टाइम पासिस, जैसे वक्त गुजरता है, अब ये पार्टिकल क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, गुच्छे बना लेते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और एक हीप बना देते हैं, ढेर, मतलब बड़ा सिस्टम बना देते हैं, लाइक क्लाउड। बेसिकली हम छोटे छोटे एटम की बात करते हैं, वो मिलकर एक बड़ा सिस्टम बना रहे होते हैं, और ये हमने कुछ इसकी डायग्राम को रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी अपनी गैमा स्पेस की तरफ। तो गैमा स्पेस में क्या होता है कि 6 एंड डायमेंशनल स्पेस ही होती है, जिसमें 3 पोजीशन के 3 मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, स्पैन बाय पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं हम गैमा स्पेस। अ पॉइंट इन दिस स्पेस को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, जिसमें एन पार्टिकल सिस्टम आ जाते हैं, पर्टिकुलर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, आपने क्या करना है, पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स लेनी है, उसमें आपने ये जो, हम कोई सिंगल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे थे, किसी सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे थे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले सेक्शन में, इधर कि एक छोटे छोटे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया था म्यू स्पेस में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक प्रॉपर बड़े सिस्टम की, जो कि आपस में यूँ जुड़ा मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कोई एक पार्टिकल ले लें, तो वो क्या कर रहा है, उसको पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, और इसकी कुछ एनर्जी सरफेस मैंने शो करा दी थी। ठीक है, तो कहते हैं पॉइंट इन दिस स्पेस, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। ठीक है, कॉरस्पॉन्ड टू अ स्टेट ऑफ एन पार्टिकल इन पर्टिकुलर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमा स्पेस इज शोन इन फिगर। सो गाइज, ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को वॉच तो कर लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या लाइक वीडियो को नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।